नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं उत्तम सिंह श्री कृष्ण कमला देवी इंटर कॉलेज सार से। आज हम पाठ एक की कुछ जो थ्योरी रह गई थी उसे समझेंगे। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। एक संयोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन या उपचयन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन जो अभिक्रिया होती है वो पुनः तीन प्रकार की होती है: विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन। पहली अभिक्रिया समझेंगे हम संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, संयोजन मतलब ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। कैसी अभिक्रिया कहलाएगी? हमारी संयोजक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि इसमें जो उत्पादों की संख्या होगी वो कैसी होगी? जो अभिकारकों की संख्या होगी वो कैसी होगी? दो या दो से अधिक होगी। दो या दो से अधिक होगी। देखिए जैसे N2 प्लस H2 इक्वल टू NH3। अभिक्रिया को संतुलित कर लेंगे। 2 और 3 अभिकारकों की संख्या कितनी है? 2। एक N2 है, एक H2 है। उत्पाद कितना बना है हमारा? 1। तो ये अभिक्रिया है हमारी, कैसी कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। एक और उदाहरण देखो, H2Cl2 दोनों की आपस में अभिक्रिया कराएंगे, 2HCl। हमारे अभिकारक कितने हैं? 2 हैं। उत्पाद कितना है? 1। तो इस प्रकार की जितनी भी अभिक्रिया होंगी कैसी अभिक्रिया कहलाएंगे? हम संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी होती है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे कि इसके नाम से हो रहा है वियोजन या अपघटन, मतलब विधन योजन, अलग अलग अभिक्रिया, अलग और टूटना। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है या बनाता है, कैसी कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो वियोजन या किसी भी अभिक्रिया को तोड़ने के लिए हम 3 प्रोसेस अपनाते हैं। तो पहली, जैसे उदाहरण में 2FeSO4 फेरस सल्फेट को हम अगर अपघटन करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो हमें फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस मिलेगी। अपघटन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है। अतः अपघटन अभिक्रिया अग्रलिखित प्रकार की भी होती हैं। देखो, पहली अभिक्रिया विद्युत अपघटन क्रिया। अगर इसकी परिभाषा देना चाहें दे सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें विद्युत के द्वारा अपघटन होता हो तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे H2O में विद्युत धारा प्रवाहित करते तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ये हमारा क्या हो गया? विद्युत अपघटन। उसमें अपघटन यानी कि गर्म करने पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड, CO और CO2 गैस निकलती है। प्रकाशीय अपघटन मतलब प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन। 2HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड को जब प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और Br2 अलग हो जाता है। अगली अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाना, अलग हो जाना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह का दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह से विस्थापन हो जाता है। कैसी अभिक्रिया कहलाती है? हमारी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CuSO4 Fe, तो Fe जो है यहाँ से इस Cu को क्या कर देगी? अपघटित कर देगी और इसकी जगह क्या आ जाएगा? हमारा Cu की जगह Fe आ जाएगा और Cu हमारा अलग हो जाएगा। ऐसे ही Pb प्लस CuCl2, तो ये Pb जो है Cu को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा और इसकी जगह Pb आ जाएगा। तो ये अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करती है, हमेशा ध्यान रखें। आगे चल के हम पढ़ेंगे इसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या अभिक्रियाशीलता श्रेणी। जो ये इसका बढ़ता हुआ क्रम है, ये जो नीचे वाला तत्व है, वो जो ऊपर वाला तत्व है अपने से नीचे वाले तत्व को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, क्योंकि ऊपर वाले तत्व की जो अभिक्रियाशीलता है वो कैसी है? नीचे वाले तत्व की अभिक्रियाशीलता से अधिक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि अब विस्थापन पहले केवल विस्थापन थी तो एक ही का विस्थापन हो रहा था। द्विविस्थापन मतलब 2 का विस्थापन होगा। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान। आयन हम पढ़ चुके हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन और दूसरा होता है ऋणायन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जो मिलकर आपस में यौगिक भी बनाते हैं। अभिक्रिया
करते हैं, जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2, तो यहाँ पर Ba पॉजिटिव है और SO4 नेगेटिव है, तो दोनों BaSO4, यहाँ पर Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, तो 2NaCl। ऐसे ही CuSO4, Cu पॉजिटिव OH ऋणायन, Na पॉजिटिव SO4 ऋणायन, तो Na2SO4। नोट, अभिक्रिया में जल में अविविलेय लवण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे अवक्षेप प्राप्त होते हैं। जो अविलेय होते हैं, जो जल में नहीं विलेय होते हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे, अवक्षेप कहलाएंगे, और ये अभिक्रिया कहलाती है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। तो देखो उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया अंदर जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता हो या हाइड्रोजन की कमी होती हो, क्या कहलाएगी, हमारी ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। देखो 2Mg प्लस O2, तो O2 जो है Mg के साथ जुड़कर MgO बना रहा है, S प्लस O2 S के साथ जुड़कर SO2 बना रहा है, 2H2S, तो यहाँ से जो H2 है वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, यहाँ से H2 अलग होकर O से जुड़ गया, तो H2 यानी कि हाइड्रोजन का ह्रास हुआ और ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा और सल्फर हमारी अलग हो गई। तो यह अभिक्रिया हमारी कैसी होगी, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगली है अपचयन अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का क्या होता हो, योग होता हो, विपरीत है किसके, उपचयन अभिक्रिया के। 2MgO गर्म करेंगे, Mg अलग O2 अलग, 2KClO3 गर्म करेंगे, KCl अलग CO3 अलग, H2Cl2, तो H2Cl के साथ जुड़ रहा है, HCl बना रहा है, तो यह अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन यानी कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होती हैं, क्या कहलाएंगे, हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएंगे। जैसे CuO प्लस H2 इक्वल टू CuH2, देखो यहाँ से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो इसका मतलब उपचयन हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन योग हो रहा है तो इसका मतलब अपचयन हो गया, उपचयन हो गया। यहाँ से Cu का ह्रास हो रहा है, अपचयन, यहाँ पर H2 के साथ O जोड़ रहा है तो उपचयन। ZnO प्लस C, तो देखो Zn से यहाँ से हमारी यहाँ से इसमें से क्या हो गया, हाई ऑक्सीजन अलग हो गया, यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, तो ऑक्सीजन का ह्रास हो गया तो यह अभिक्रिया कैसी कहलाएगी, अपचयन। और देखो C के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ता है वो अभिक्रिया कहलाती है हमारी उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और पूरी जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाएगी, हमारी क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो धातुओं का संरक्षण, हम धातुओं का संरक्षण यानी कि हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि धातुओं का सने मतलब धीरे धीरे नष्ट होना ही क्या कहलाता है, धातुओं का संरक्षण कहलाता है। या रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वायु की नमी तथा ऑक्सीजन के प्रभाव से धातुओं का क्षय होता हो, धातुओं का क्या कहलाता है, संक्षारक कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी की सतह का काला होना, तांबे का हरा होना, प्लास्टिक का गड़ जाना, ये सारे क्या हैं, धातुओं का संरक्षण है। यहाँ पर संक्षारण के कुछ नुकसान हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर लोहे में जंग लग जाए तो लोहे में जंग लग जाए या कोई हमारी मशीन है उसमें जंग लग जाए तो वो मशीन कैसी होती है, हमारी ख़राब हो जाती है। संक्षारण से बचाव है, हम संक्षारण के बचाव कर सकते हैं, जैसे पेंट लगा के या उसमें ग्रीच ऑयल वगैरह लगा के, इस तरीके से हम संक्षारण का बचाव कर सकते हैं। देखो एक विकृत गंधता है, विकृत गंधता क्या है, अगर सिंपल भाषा में समझें तो जैसे कोई ऑयल है वो हमने खुला रख दिया, अधिक दिन तक रख दिया, तो हम अधिक दिन तक रखते हैं तो उसमें क्या है कि गंध आने लगती है, एक अलग गंध आने लगती है। जैसे सरसों का तेल हमारे सभी के घरों में होता है तो उसे कुछ दिन के लिए बंद करके रख दो, तो हम उसके कुछ दिन के बाद देखेंगे तो उसमें से एक अलग से स्मेल आने लगेगी और उसका स्वाद भी कैसा होगा, अलग हो जाएगा। यानी कि दोनों ऑक्सीजन के संपर्क में आकर उनका क्या हो रहा है, वसा का उपचयत हो जाना ही क्या कहलाएगा, हमारा विकृत गंधता कहलाता है। ठीक है, यानी कि विकृत गंधता को रोकने के कुछ उपाय हैं, जैसे तेलीय और वसायुक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। प्रतिऑक्सीकारक मतलब जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया ना करते हो या ऑक्सीजन को रोकते हो। खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है, यानी कि ऐसे बर्तनों में रखा जाता है जिसमें वायु प्रवेश ना कर सके, बंद डिब्बों में। चिप्स नमकीन वगैरह के जो पैकेट आते हैं हमारे, उन्होंने क्या मिली हुई होती है, नाइट्रोजन गैस मिली होती है जो ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करने नहीं देती। नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस, जो नाइट्रोजन होती है वो कम सक्रिय गैस होती है। तो इस प्रकार से हम विकृत गंधता को रोक सकते हैं। ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब हम आगे
फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसके नोट्स मैं व्हाट्सएप पर ग्रुप में डाल दूंगा। और अगर किसी के पास ग्रुप नहीं है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7060709078 पर मुझसे संपर्क कर सकता है। ठीक है, धन्यवाद।